और जो क्या है भाई शेप है ना, शेप खराब है, शेप खराब है। कौन सा? ये जो बॉल वाला होता है ना, कुछ अलग फील देता है सब। कैसे लगाऊं? पहले क्लिप लगा लो। अच्छा चिपके जाएगा। उसको कहाँ पे सेव करी थी? उसको ओपन कर। अरे जल्दी बैठो, फिर टाइम नहीं इतना, फिर तुम्हारे को जाना भी तो है पेपर देने के लिए। आज एक्सटेंशन खत्म करनी है, इस वजह से आगे में खत्म कर चलते हैं। की एनाटॉमी बेच खत्म होते पार्टी मेरी तरफ, बेच खत्म होते। ऐसे तो सब्जेक्ट खत्म होते, 10 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा 10 बार पार्टी। काम पर बहुत बड़ा दिन कैसे? अच्छा दिल बहुत बड़ा है। हाँ अच्छा, मैं सोचा दिन बहुत बड़ा है। दिन चलो अब शांति से बैठेंगे, शांति से सुनेंगे। लास्ट टाइम पे बात करे थे सेंसस की, है ना? सेंसस के अंदर अपन ने लिखा था कि सेंसस की शुरुआत 1919 बीच में हुई। आजादी के बाद में प्रथम पशुगणना की अगर बात करते हैं तो 1951। 18वीं पशुगणना हुई 2007 के अंदर, जिसके अंदर हमने नस्ल आधारित प्रथम पशुगणना करी। 19वीं पशुगणना करी हमने 2012 के अंदर, और लास्ट जो पशुगणना करी है वो हमने 20वीं पशुगणना करी है 2019 में। कब करी है? 2019 के अंदर। ठीक है, अभी जो वर्तमान के अंदर 21वीं पशुगणना होने वाली है वो प्रस्तावित थी 1 सितंबर 2024 से, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो 15 अक्टूबर का टाइम दिया हुआ है, लेकिन होएगी जरूर अभी, है ना? तो डाटा आते आते ये मान के चल लेना कि अप्रैल मार्च तक जाएगा। अगर उससे पहले पशुगणना हो गई, अपनी एग्जाम हो गई मान लो, तो ये डाटा पढ़ने हमारे को। अगर एग्जाम नहीं हुई हमारी उस पशुगणना के डाटा आने से पहले, तो हम रिवाइज डाटा फिर एलपीएम के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अलग से लिखवा देंगे। ठीक है, फिर एक सारणी बनाई थी, सारणी के अंदर लिखा था भारत के अंदर पशुधन, उसके बाद में लिखा राजस्थान में पशुधन, फिर प्रतिशत लिखा कितने प्रतिशत पाई जाती है, उसके बाद में लिखा अपन ने कि राज्य में सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक कौन से राज्य में पाया जाता है और राजस्थान का स्थान कौन सा है। ठीक है, संख्या लिखी, परसेंटेज लिखी, उसके बाद में लिखा अपन ने गायें सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है?
और राजस्थान का स्थान कौन सा है? भैंसें सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? राजस्थान का स्थान? बकरी के अंदर किसका स्थान? यानी कि सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में भेड़ की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान का स्थान। ऊंट कहां पर पाया जाएगा? सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं तो गुजरात है। कहां पर है? गुजरात। इसके बाद हम बात करते हैं पिग की, तो पिग राजस्थान के अंदर कौन से नंबर पे आता है? 18वें नंबर पे। और सबसे ज्यादा सुअर कहां में? आसाम। एनआरसीपी पढ़ा था अपन ने, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, कहां पर था? गुवाहाटी। वो इसीलिए था क्योंकि सबसे ज्यादा सुअर कहां पर पाए जाते हैं? आसाम के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद के अंदर फिर टोटल पॉपुलेशन लिखी अपन ने। टोटल पॉपुलेशन के अंदर देखा होगा अपन ने कि कुल राजस्थान की जितनी पॉपुलेशन पाई जाती है उसका 10.66% राजस्थान के अंदर पाई जाती है भारत की कुल पशुधन का। और उसके साथ में लिखा कि सर्वाधिक पशुधन की अगर बात करते हैं, यानी टोटल एनिमल पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, तो भारत के अंदर सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है यूपी के अंदर, और राजस्थान का स्थान कौन सा है? सेकंड। मुर्गियों की अगर बात करते हैं, पोल्ट्री की अगर बात करते हैं, तो पोल्ट्री के अंदर नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर मुर्गियां ज्यादा है, लेकिन अंडे की अगर बात करते हैं तो वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। प्रोडक्शन डाटा अपन पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। और राजस्थान के अंदर अगर सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो वो कहां पर है? अजमेर के अंदर, ठीक है। ये तो थे भारत से तुलना करी थी अपन ने किसके डाटा की? राजस्थान के डाटा की। अब एक सारणी बनाने वाले हैं, उस सारणी के अंदर हम तुलना करेंगे 2012 की पशुगणना की और 2019 की पशुगणना के अंदर। एक तरफ लिखेंगे अपन पशु, दूसरी तरफ लिखेंगे 19वीं पशुगणना, फिर लिखेंगे 20वीं पशुगणना, फिर लिखेंगे संख्या में वृद्धि अथवा कमी, उसके बाद में लिखेंगे अग्रणी यानी कि सर्वाधिक जिला कौन सा है। अब जब राजस्थान की बात करें तो जिलों के ऊपर आना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाएगी, न्यूनतम कौन से जिले में पाई जाएगी। सारणी साथ के साथ बनाते जाओगे आप मेरे साथ, ठीक है ना। जो कॉपी लेके आए हैं वो कॉपी में नहीं लिखेंगे, और जो कॉपी नहीं लेके आएंगे वो रफ में लिखेंगे। लेकिन ऐसे कोई नहीं कहेगा कि सर मैं लिखूं काई में, ठीक है ना। लिखना शुरू करो फटाफट। बातें नहीं करोगे अब दोबारा ध्यान रखना, आवाज नहीं आनी चाहिए। पेपर चल रहा है, पढ़ो उसके अंदर। क्या हो गया पीछे वालों? दिक्कत है कोई? एडजस्ट कर लो, 1 घंटे की बात है, 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे, उससे पहले फ्री कर देंगे आप, ठीक है ना। आवाज नहीं आनी चाहिए बस अब, क्योंकि पेपर चल रहा है, पढ़ो उसकी क्लास के अंदर। तुम्हारा पेपर अब मेरी क्लास के बाद में, ठीक है। बजिंग साउंड नहीं रहे। दोनों खड़े हो गए, बाहर जाओगे। खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो गए, क्लास से बाहर जाओगे। दोनों खड़े हो गए, क्लास से बाहर जाओगे। चलो, हो गया तुम्हारी क्लास, बाकी लिखना शुरू करेंगे। और भी जाना का मन है क्या किसी का? है ना, मैंने कहा ना क्लास से बाहर जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। अगर और किसी का मन कर रहा हो तो बाहर जा सकता है अभी भी, लेकिन बैठोगे यहां पर तो शांति से बैठोगे।
बाड़मेर धौलपुर लास्ट में। कंटिन्यू करो इसको इधर इस वाले पेज पे।
क्या हो गया? लग रहा है मेरे को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है कोई? बीकानेर के अंदर बड़ी ई की मात्रा आती, पता ना आपको? हिंदी स्ट्रॉन्ग है हमारी। लिख लिया सबने? अब जो कहना चाह रहे हैं वो सुनो इसके अंदर। यहां पर अगर बात करते हैं सारणी के अंदर, तो सारणी के अंदर यहां पर लिखी है अपन ने 19वीं पशुगणना जो 2012 के अंदर हुई थी, ये 19वीं पशुगणना के डाटा है। ये जो 20वीं पशुगणना जो 2019 के अंदर हुई थी उसके डाटा। दोनों की अगर तुलना करें तो बकरियों की संख्या 19वीं पशुगणना के अंदर 21.65 मिलियन थी, जो रह गई कितनी? 20.84 मिलियन। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? माइनस लिखा है, इसका मतलब संख्या में कमी हुई है, प्लस लिखा है यानी संख्या के अंदर वृद्धि हुई है। यहां पर देखो आप, कुल पशुधन का प्रतिशत, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो 56.8 मिलियन है, जिनके अंदर से बकरियां कितनी पाई जा रही है? 20.84 मिलियन। तो इस 56.8 का 20.84 कितना प्रतिशत होता है? 36.69%। तो राजस्थान के अंदर कुल पशुधन का कितने प्रतिशत बकरियां पाई जाती है? ठीक है। जिला लेवल पे अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक बकरियां कौन से जिले में और सबसे कम? धौलपुर के अंदर। सेम टू सेम ऐसे सारी जगहों के लिए है। इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। संख्या में वृद्धि या कमी मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल पशुधन की कितने प्रतिशत, क्योंकि बकरियां सर्वाधिक है तो आपसे पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर्वाधिक कौन से जिलों में पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कम कौन से जिले के अंदर पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे कम आपसे अभी तक पूछा नहीं जाएगा, ज्यादातर पूछा जाता है सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है। डाटा पुराने हैं, सेंसस पुराना है, तो नए जिलों के हिसाब से इसके अंदर कोई भी करेक्शन अभी तक नहीं करेंगे। ठीक है ना? आप ये कहोगे सर नए 17 जिलों को भी ऐड करो इसके अंदर। अब जो नई पशुगणना होगी वो नए जिलों के हिसाब से होगी, उसके डाटा फिर अलग से ही हम लिखेंगे। दिक्कत यहां तक? नीचे की तरफ आओ। 57.73 मिलियन पशुधन पाया गया था 2012 की पशुगणना के अंदर, जो 57.73, 56.8 रह गया। क्या हुई है? कमी। कितने प्रतिशत की?
टोटल पशुधन की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर के अंदर। न्यूनतम धौलपुर के अंदर। की वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशुधन संख्या के अंदर वो पाया जा रहा है बाड़मेर के अंदर, और न्यूनतम पाया जा रहा है धौलपुर के अंदर। क्लियर? फिर से कह रहा हूं, जिले और प्रतिशत, कुल पशुधन का कितना प्रतिशत, और पिछली वाली सारणी के अंदर से राजस्थान का स्थान और भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। राजस्थान के अंदर पोल्ट्री का गढ़ कौन सा है? अजमेर। ठीक है, दिक्कत यहां तक नहीं। हेडिंग डालोगे पशु घनत्व, हेडिंग डालोगे पशु घनत्व। अभी अभी लिखा है, लिखो पशु घनत्व, हेडिंग डालोगे पशु घनत्व, पशु घनत्व लिख लिया। देखो उधर हेडिंग डाली अपन ने पशु घनत्व। घनत्व का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने पशु हो सकते हैं। ये हम मापते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पशु घनत्व जो मापा जाएगा वो मापा जाएगा कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने पशु पाए जाते हैं। आपका जनघनत्व मापा जाता है वो, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो मापेंगे कैसे? टोटल जो पशुधन होगा, टोटल जो सेंसस होगी, इस सेंसस के अंदर भाग लगाएंगे हम राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे? राजस्थान का क्षेत्रफल। टोटल पशुधन के अंदर अगर राजस्थान के क्षेत्रफल को अगर भाग लगा के देंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? टोटल सेंसस के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स आएंगे, और क्षेत्रफल के अंदर क्या आएगा? एरिया। एरिया आपको पता है कितने किलोमीटर स्क्वायर, तो पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने पशु पाए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पशु घनत्व। लिखो इसके अंदर प्रति किलोमीटर स्क्वायर, प्रति किलोमीटर स्क्वायर या प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पशुओं की संख्या, प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या, पशुओं की संख्या पशु घनत्व कहलाती है, पशु घनत्व कहलाती है, पशु घनत्व कहलाती है। यानी कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने पशु औसतन पाए जाएंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? पशु घनत्व। ठीक है, हमेशा डाटा जो चेंज होगा वो किसका होगा? सेंसस का। ऐसा थोड़ी राजस्थान का क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहेगा, तो राजस्थान का क्षेत्रफल तो रहेगा स्थिर और पशुओं की संख्या घटती और बढ़ती रहेगी सेंसस के हिसाब से। ठीक है, पिछली बार सेंसस के अंदर हमारे पास में पशु गणना ज्यादा थी, इस बार वाले सेंसस के अंदर कम हुई। ठीक है, कम हो गई तो यानी पशु घनत्व हमारा घट गया, और पुराने टाइम पे कैसा था? बढ़ा हुआ था। नई और पुरानी पशु गणना की अगर बात करते हैं तो पुरानी पशु गणना के अंदर 169 पशु, कितने पशु? 169 2012 के अनुसार। अब घटकर कितना हो गया है? 166। लिखो नेक्स्ट लाइन। 2012 की पशु गणना के अनुसार, 2012 की पशु गणना के अनुसार, 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व, 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व लिखो 169 पशु प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 169 पशु प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 2019 के पशु गणना के अनुसार लिखो नेक्स्ट लाइन। 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व, पशु घनत्व कितना है? 166 पशु प्रति किलोमीटर स्क्वायर।
यानी पशु को संख्या में कमी आई है तो पशु के घनत्व में भी कमी आएगी। क्लियर है? जीडीपी का नाम सुना है? क्या मतलब है? सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि भारत के अंदर जितना भी उत्पादन होता है उस उत्पादन की वैल्यू क्या है। जैसे आपके घर के अंदर प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर अगर पशुओं से बात करते हैं तो दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, मैंने ये चार हैं। इन चारों की वैल्यू क्या है, ये आपके घर का सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ऑल ओवर इंडिया के बेस पे अगर बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इन चारों के द्वारा, यानी कि पशुधन से कितना हमारे को वैल्यू प्राप्त हो रही है उत्पादों के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी के अंदर तो सारी चीजें आ जाती, जितना भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। जीडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान की अगर बात करते हैं तो वो होती है उद्योगों से। किससे? उद्योगों से। मोर देन 50% जीडीपी का योगदान उद्योगों का है, और उद्योगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, उसी के द्वारा जीडीपी में योगदान करते हैं। चूंकि हम पशुपालन की बात कर रहे हैं तो हम जीडीपी में योगदान की बात करेंगे पशु की और कृषि की। पशुपालन और कृषि ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। भारत की जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर और पशुपालन के योगदान की अगर बात करते हैं तो वो आता है 25.4%। कितना परसेंट? लेकिन अगर सिर्फ पशुपालन की अगर बात करते हैं तो वो कितना है? 3। लेकिन अगर राजस्थान के जीडीपी में पशुपालन के योगदान की अगर बात करते हैं तो लगभग 10% के आसपास योगदान। कितना है? लगभग 10%। तो 25.4 तो है एग्रीकल्चर का और पशुपालन का दोनों का मिलाकर, लेकिन एग्जैक्ट अगर पशुपालन की बात करें तो 4.3। यानी कि अगर देखा जाए एग्रीकल्चर और पशुपालन से जीडीपी में योगदान की तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा ज्यादा योगदान है बजाय पशुपालन। ठीक है ना? राजस्थान के जीडीपी के अंदर योगदान 10.3। हेडिंग डालोगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है? लिखो इसके अंदर भारत की जीडीपी में कृषि तथा पशुपालन का योगदान। भारत की जीडीपी में कृषि तथा पशुपालन का योगदान। भारत की जीडीपी में कृषि तथा पशुपालन का योगदान देखो 25.4%। भारत की जीडीपी में कृषि तथा पशुपालन का योगदान 25.4%। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सिर्फ पशुपालन का योगदान, सिर्फ पशुपालन का योगदान, सिर्फ पशुपालन का योगदान कितना है? 4.3%। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान, राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान, राजस्थान की जीडीपी में पशुपालन का योगदान वो कितना है? 10.3। कितना है? 10.30%। कितना है? 10.30। ठीक है? जीडीपी में योगदान अगर पूछे तो बता दोगे। ठीक है? हेडिंग डालोगे पशुधन उत्पादन आंकड़े 2023। हेडिंग डालोगे पशुधन उत्पादन आंकड़े 2023। पशुधन उत्पादन आंकड़े 2023। पशुधन उत्पादन आंकड़े 2023। देखो इधर, पशुधन उत्पादन आंकड़े 2023। 2023 इसलिए लिखा है क्योंकि आंकड़े जो लिखने वाले हैं वो कौन से सन के? 2023, लास्ट ईयर के। आप देखते हो कि भारत के अंदर कुल दूध उत्पादन इतना होता है, राजस्थान के अंदर कुल दूध उत्पादन इतना होता है। पढ़ते हैं अपन? ठीक है? आपके घर पे कोई नापने आता है? नहीं नापने आता? फिर उनको पता कैसे लगता है कि आपके यहाँ पे दूध कितना हो रहा है? डेयरी से। सारे के सारे पशुपालक क्या डेयरी को दूध देते हैं? प्राइवेट भी तो है। जयपुर के अंदर कितनी प्राइवेट डेयरी है? फिर उनका दूध उत्पादन कैसे मापा जाता है?
पशुओं की गणना के हिसाब से। क्या पशु जिनको आपने गिन लिया 5 साल के अंदर, क्या पशुओं की संख्या के अंदर कमी और वृद्धि नहीं हुई है? क्या वो पशु जो 5 साल पहले दूध दे रहा था वो आज भी दूध दे रहा है? फिर अनुमानित, अनुमान कैसे लगाया जाएगा, वही पूछना चाह रहा था मैं। आपकी पोस्टिंग होती है एलएसए के रूप में, ज्वाइंट ऑफिस के ऊपर एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं गणक। क्या पोस्ट है? गणक। एलएसए लगता है इस पोस्ट के ऊपर भी। स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सांख्यिकी विभाग की तरफ से भी एक आदमी आपके ऑफिस के अंदर लगा रहता है ना। इसका काम क्या है गणक का? इस गणक का काम है सर्वे कंडक्ट करवाना। क्या कंडक्ट करवाएगा? सर्वे। 3 मौसम के अंदर, सर्दी, गर्मी और बरसात, इन 3 मौसम के अंदर 3 सर्वे कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑल ओवर राजस्थान में नहीं, रैंडमली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो राजस्थान वालों के पास में एक लिस्ट भेजेगा, बोले ये तो तीनों मौसम है, इस समय पर इन गांवों के अंदर रैंडमली आपको सर्वे करवाना है। उसके अंदर पशु उत्पादों के बारे में सारी जानकारी लिखी रहती है, पशु संख्या कितनी है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो सारी जानकारी है। किसी एक गांव का नंबर आएगा बस, इस तरह नंबर। 3 मौसम है ना, तो 3 मौसम के अंदर जैसे जिले के अंदर 4-5 गांवों का चयन कर लिया गया, 4-5 गांवों के अंदर ये गणक जाएगा, वहां पर सर्वे करेगा और उन डाटा को फीड करेगा उनके पास में जो परफॉर्मा है उसके अंदर। ये सारे के सारे परफॉर्मा जाएंगे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, जिनको डिजिटल किया जाएगा, यानी उनकी डाटा एंट्री की जाएगी जो जो आपने डाला है। उसके बाद में फॉर्मूला लगाया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो चलता है वो एवरेज चलता है, औसत मान। तो पशुओं की संख्या कितनी थी उस एरिया के अंदर, वर्तमान के अंदर प्रोडक्शन कितना आ रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जाएगा और उसको मैनिपुलेट करने के बाद में आंकड़े जारी किए जाएंगे कि इस सत्र के अंदर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष के अंदर राजस्थान के अंदर इतना उत्पादन हुआ है या फिर किसी और राज्य के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, भारत के अंदर कितना उत्पादन हुआ है। जो फॉर्मूले लगाए जाते हैं वो भारत के लिए और विश्व के लिए, दोनों के लिए मान्य है। विश्व के अंदर भी जो दूध उत्पादन आंकड़े या जो भी उत्पादन आंकड़े आते हैं वो उसी फॉर्मूले से आते हैं जिनका इस्तेमाल भारत करता है। तो उनके डाटा और हमारे डाटा के अंदर वेरिएशन ज्यादा आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि फॉर्मूला तो सेम यूज कर रहे हैं, सर्वे हमारा आदमी कर ही रहा है, जिससे हमारे पास में उत्पादन आंकड़े आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन आंकड़े लिए जाते हैं, ना कि एक एक घर पे जाके दूध नापा जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके घर पे दूध नापने आएगा। दूध नापने आ गया तो क्या पूरे साल ही नापने आएगा क्या? ऐसा तो नहीं। जबकि उत्पादन आंकड़े 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक किए जाते हैं। उत्पादन आंकड़ों के अंदर सबसे पहले जो आंकड़े आते हैं वो दूध उत्पादन के, क्योंकि दूध उत्पादन ही राजस्थान के अंदर सर्वाधिक होता है। हेडिंग डालो, दूध उत्पादन आंकड़े। हेडिंग डालोगे दूध उत्पादन आंकड़े, दूध उत्पादन आंकड़े, दूध उत्पादन आंकड़े। मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं। 2023 के आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो देखो इधर बाद में लिखना। भारत में कुल दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 230.50 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ है। और भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? राजस्थान के अंदर कुल दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 33.28 मिलियन टन है ना। और राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला स्थान किसका है? यूपी का। अगर तुलना करें 33.28 की 230.50 मिलियन टन से, तो राजस्थान भारत के कुल दूध उत्पादन का 14.44% कर रहा है। कितना परसेंट? और यूपी कितना कर रहा है? 15.72%। ना तो आपसे ये पूछा जाएगा, ना आपसे ये पूछा जाएगा, ना आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी। हमारे से पूछा जाएगा कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? भारत में प्रथम स्थान और राजस्थान का स्थान सेकंड। किस्मत खराब हो तो परसेंटेज। उत्पादन आंकड़ों के अंदर कितना उत्पादन आंकड़े होते हैं, कितना उत्पादन होता है, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। रैंक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज है हमारा खुद का स्थान कौन सा। सेम अपन ने सेंसस के अंदर कहा था मैंने आपको कि राजस्थान का कौन सा स्थान है और नंबर 1 कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इससे आगे अगर बात करते हैं पशुधन उत्पादन आंकड़ों के अंदर ही, तो इससे आगे फिर हमारे पास में प्रति व्यक्ति उपलब्धता पूछी जाती है कि टोटल प्रोडक्शन तो हमारे पास में आ गया कि इतना है, इस प्रोडक्शन के अंदर से पर डे आदमी को कितना दूध अवेलेबल है। ठीक है, गणना कैसे करेंगे? टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर 365 का भाग देंगे तो एक दिन का प्रोडक्शन आ जाएगा। उस एक दिन के प्रोडक्शन के अंदर अगर कुल व्यक्तियों की संख्या, जैसे मान लो भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसका भाग दे दिया जाए तो भारत के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता आ जाएगी। और अगर उसके अंदर राजस्थान के व्यक्तियों का भाग दे दिया जाए तो राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति उपलब्धता आ जाएगी। ऐसे आएगी। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर ये 459 ग्राम पर डे, प्रतिदिन इतना दूध अवेलेबल है आपके लिए।
और अगर राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 1138 ग्राम पर डे। भारत के अंदर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो वो आता है पंजाब के अंदर। किसके अंदर? पंजाब। कितना है? 1283 ग्राम पर डे। ठीक है ना। दूध उत्पादन के अंदर नंबर 1 कौन है? यूपी। फिर भी प्रति व्यक्ति उपलब्धता के अंदर यूपी का नाम नहीं है। फर्स्ट नंबर पे पंजाब है, सेकंड पे राजस्थान है। क्यों? क्योंकि यूपी की संख्या भी, जनसंख्या वो ज्यादा है, इस वजह से प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है, और राजस्थान के अंदर, और सर्वाधिक कहां पर है, कितनी है? 1283। प्रजाति के अनुसार दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो जैसे राजस्थान की अगर बात करें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी यही दूध देती है। इसके अंदर से भेड़ का दूध जनरली अपन व्यवसायिक रूप से काम में लेते नहीं, बकरी का दूध अपन काम में लेते हैं। प्रजाति के अनुसार दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर से 51.91% दूध उत्पादन किससे होता है, और 44.81% और 3.30% बकरी से। पुराने टाइम के डाटा को अगर देखते हैं तो सर्वाधिक दूध उत्पादन भैंस से हुआ करता था और गाय सेकंड नंबर पे आती थी। लेकिन 2023 के आंकड़ों की अगर बात करें, ध्यान रखना आंकड़ों से छेड़छाड़ कहीं पे भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो। और जो आंकड़े लिख रहे हैं ये DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, वो पब्लिश करती है इस डाटा को, और इस डाटा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अपन ने लिख लिया इसका मतलब 100% सही है। अगर किसी बुक के अंदर कुछ भी अलग लिखा हुआ अगर अपने से, मान लेना गलत है, मेरे को मैसेज करने तक की जरूरत नहीं कि सर उस बुक के अंदर ये लिखा हुआ। 100% सही डाटा, ऑथेंटिक डाटा। तो गाय से तो कितना दूध का उत्पादन? 51.91, भैंस से 44.81 और बकरी से 3.30% हमारे पास में आता है। अंडे उत्पादन आंकड़ों की बात करेंगे जस्ट इसके बाद में। पहले लिखो, हेडिंग डालिए अपने दूध उत्पादन आंकड़े। लिखो भारत में कुल दूध उत्पादन, भारत में कुल दूध उत्पादन, भारत में कुल दूध उत्पादन। लिखो 230.50 मिलियन टन, 230.50 मिलियन टन, 230.50 मिलियन टन दूध उत्पादन में। नेक्स्ट लिखो, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान लिखोगे फर्स्ट। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? फर्स्ट। नेक्स्ट लिखो, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन 33.28 मिलियन टन, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन 33.28 मिलियन टन। नेक्स्ट लिखो, भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान, भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान लिखोगे सेकंड, राजस्थान का स्थान सेकंड। ब्रैकेट में लिखोगे कुल दूध उत्पादन का 14.44%, ब्रैकेट में लिखोगे कुल दूध उत्पादन का 14.44%, कुल दूध उत्पादन का 14.44%। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? यूपी। कितना परसेंट? 15.72%। देखो, भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान, भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, ब्रैकेट में लिखोगे 15.72%। कितना परसेंट? 15.72%। दिक्कत यहां तक? हेडिंग डालोगे प्रति व्यक्ति उपलब्धता, हेडिंग डालोगे प्रति व्यक्ति उपलब्धता, प्रति व्यक्ति उपलब्धता। अंग्रेजी के अंदर भी लिखना है इसको, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी।
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। लिखो भारत में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, लिखो भारत के अंदर 459 ग्राम पर डे, प्रतिदिन 459 ग्राम पर डे, ये एक आदमी के लिए अवेलेबल है। राजस्थान में लिखो 1138 ग्राम पर डे, राजस्थान में 1138 ग्राम पर डे, 1138 ग्राम पर डे। और भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता, नेक्स्ट लिखोगे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता, पंजाब, पंजाब 1283 ग्राम पर डे। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता पंजाब कितना है, 1283 ग्राम पर डे। ठीक है, उपलब्ध है ये, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेयरी पे जाके वहां पर बोल दो कि मेरे हिस्से का दूध दे दे, पैसे देने होते हैं हमारे को, पता है ना। तुम लड़ने लग जाओगे, बोले सर ने तो कहा था कि 1283 ग्राम हिस्से में आ रहा है हमारे, हमारा हिस्से का तो दो, बोल देते ना कई बार आप साडा हक एथे रख, तो हक नहीं है, उनका प्रोडक्ट है, आप पैसे दोगे तो अपने हिस्से से ज्यादा भी ले सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है हमारे को। देखो प्रजाति के अनुसार दूध उत्पादन, प्रजाति के अनुसार, प्रजाति के अनुसार दूध उत्पादन, प्रजाति के अनुसार दूध उत्पादन। सर्वाधिक दूध उत्पादन किससे है, कितना है, भैंस से कितना है, 44 पॉइंट लगभग 45, और बकरी से लिखो इसके अंदर गाय 51.91, लगभग 52%, लगभग 52%। भैंस के अंदर 44.81%, लगभग 45%। और बकरी के अंदर 3.30%। लिखवाने के अंदर तो हम यहाँ पर ब्रीड वाइज भी लिखवा देते, एचएफ से कितना होता है, गिर से कितना होता है, कोई सेंस नहीं है, कोई नहीं पूछता हमारे से। यहीं तक पूछा जाता है दूध उत्पादन के बारे में, और यहीं तक हमारे को याद रखना है। उत्पादन आंकड़ों के अंदर रैंक और प्रति व्यक्ति उपलब्धता, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुल कितना उत्पादन होता है, अगर पूरा याद हो जाए तो ये भी याद कर लेना, गलती से अगर पूछ ले तो, बाकी आपके काम के लिए नहीं। नेक्स्ट डालोगे अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन के बाद में अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन के बाद में लिखोगे दूध उत्पादन के बाद में अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन एग प्रोडक्शन। देखो इधर टोटल एग प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं भारत के अंदर तो 138.38 मिलियन, कितना है, 138.38 बिलियन। ध्यान रखना मिलियन के अंदर तो 10 लाख होते हैं, बिलियन के अंदर 10 करोड़। भारत के अंदर कुल अंडा उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 138.38 बिलियन है। भारत की रैंक की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी है, तीसरी। राजस्थान में कुल अंडा उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 27,606 लाख, लाख लिखा है अपने वर्ड यहाँ पर। अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 13वां। जबकि अंडा उत्पादन में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ का है, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु के अंदर मुर्गियां ज्यादा है लेकिन अंडे कम है। आंध्र प्रदेश में मुर्गियां कम है लेकिन अंडे ज्यादा। ठीक है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर 101 अंडे सबके लिए अवेलेबल है, और राजस्थान के अंदर चूंकि हम काफी पीछे हैं, है ना, अंडा उत्पादन के अंदर अपन 13वें नंबर पे आ रहे हैं, पोल्ट्री के अंदर अपन 18वें नंबर पे आ रहे हैं, है ना, 17वें नंबर पे, तो इसलिए हमारे यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी
कम है, सिर्फ कितनी है 34 अंडे। और इसकी जिम्मेदार कौन हो आप, क्योंकि आप खाते नहीं हो। लिखो क्या, तो सल्टाने वाले मुर्गियां तो अलग है, वैसे भी ब्रॉयलर तो अलग ही होती है। लिखो आना देखो बैठो। टेस्ट देने आए हो ना, पता है आपको टेस्ट है, पड़ोस के अंदर क्लास भी है, इस चीज को भूलो मत तुम। लिख लिया सबने, आराम से लिखो, आराम से, टेस्ट की जल्दबाजी नहीं है अपने को बिल्कुल भी। रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे रखोगे। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 3रा है, जबकि राजस्थान का भारत में स्थान 13वां। परसेंटेज देखोगे आप तो भारत के अंदर टोटल एक प्रोडक्शन का मात्र 2%, कितना है, मात्र 2% हम कर रहे हैं। मुर्ग लिख दो सर। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश का है, कुल अंडा उत्पादन का 20.34%, और तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो 15.38%। सर्वाधिक के अंदर अगर राजस्थान नहीं है तो आपसे प्रतिशत कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर सर्वाधिक के अंदर राजस्थान है तो आपसे प्रतिशत भी पूछा जाएगा कि कुल कितने उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर होता है, ये आपसे ये पूछा जाएगा। दिक्कत है यहां तक। नेक्स्ट लिखो मांस उत्पादन, आराम से लिखो, आराम से। प्रति व्यक्ति उपलब्धता यहां पर अंडे की है, भारत के अंदर 101 अंडा पर डे नहीं है, पर ईयर है, ध्यान रखना। ये भी दूध उत्पादन के अंदर अपन पर डे लिखा है, प्रति व्यक्ति पर डे, ये टोटल साल का है। किसके आवश्यकता कितनी होती है, 450 ग्राम के आसपास है शायद, आईसीएम मरगत नहीं। प्रोटीन की आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति पर डे प्रोटीन की आवश्यकता 60 ग्राम की है। कितनी है, 60 ग्राम। और इस 60 ग्राम प्रोटीन के अंदर से 20 ग्राम प्रोटीन एनिमल सोर्स से होनी चाहिए। एनिमल सोर्स के अंदर आपके पास में दूध है, अंडा है, या फिर मीट। अब देख लो तुम क्या खाते हो यहाँ पर, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट लिखो मांस उत्पादन आंकड़े, अंडा उत्पादन के बाद में लिखोगे मांस उत्पादन आंकड़े। मांस उत्पादन आंकड़े, मांस उत्पादन आंकड़े।
देखो मीट प्रोडक्शन डाटा की अगर बात करते हैं तो भारत में कुल मांस उत्पादन है 9.77 मिलियन टन, 977 मिलियन टन। विश्व में स्थान भारत का कौन सा है? 8वां। कुल मांस उत्पादन का राजस्थान में कितना है? 240 टन है, मतलब यहाँ पर मिलियन है, यहाँ पर 1000। भारत में मांस उत्पादन में राजस्थान का स्थान 12वां। सर्वाधिक मांस उत्पादन कहां पर है? और सेकंड नंबर पे राजस्थान कुल मांस उत्पादन का 2.46% करता है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर 7.10 केजी पर ईयर, और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 3 किलो पर ईयर। ठीक है। स्पीसीज वाइज अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है मोर देन 50%, 51.14, और सेकंड नंबर पे आती है भैंस। गाय का मांस सिर्फ 2 ही जिलों के अंदर, केरला और वेस्ट बंगाल, 2 जगह पर लीगल है। बीफ लीगल का मतलब जानते हो ना? लीगल। देखिए 977 मिलियन टन है। कहाँ ऊपर कौन है फिर? महेंद्र है। पड़ोस नहीं छोड़ने वाला नहीं, पड़ोस वालों को चुप करवाने यार, डिस्टर्ब करते है ना। या तो ये चुप होंगे नहीं, टेस्ट नहीं देंगे फिर ये। बोलना नहीं। पॉइंट लगाना है यहाँ पर, 9.77 करना है, 9.77। स्पीसीज वाइज कितना प्रोडक्शन होता है ये आपको यहाँ से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन का जरूर याद रखोगे कि दूध उत्पादन में भैंस का योगदान सर्वाधिक है, गाय का सेकंड नंबर पे, और बकरी का थर्ड नंबर पे। याद रखोगे ये वाला। देख ले, लिख लिया ना यार, डाटा क्या है याद नहीं होते मेरे को, और मैं कोशिश भी नहीं करता, है ना। लेकिन एग्जाम आपको देनी, सही है ना। वेरी गुड, आप कर लोगे याद, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, है इंटेलिजेंट तो हो ही ना। मेरे को 27 भी लिखना आता है कि रोमन में कैसे लिखते हैं। लिख लिया 51.14 और 17.61। पश्चिम बंगाल में 11.93%। परसेंटेज के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, सिर्फ राजस्थान राजस्थान का याद रखोगे, राजस्थान का इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
मांस उत्पादन के बाद में आते हैं ऊन उत्पादन आंकड़े, वूल प्रोडक्शन डाटा, ऊन उत्पादन आंकड़े। वूल प्रोडक्शन डाटा, ऊन उत्पादन आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो भारत में कुल उत्पादन है 33.61 मिलियन केजी। विश्व में स्थान भारत का राजस्थान के अंदर इतना है। फर्स्ट नंबर पे हम 97.47.98% के साथ में, सेकंड नंबर पे आता है जम्मू और कश्मीर। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की अगर बात करते हैं तो ऊन आपके लिए 5 किलो अवेलेबल है राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर 7.5 किलो। सही है क्या? नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि उनको आप खाते नहीं हो, आप पहनते हो। खाना सबके लिए जरूरी होता है, पहनना सबके लिए जरूरी थोड़ी होता है। तो जो पहाड़ों में रहते हैं उनको उनकी आवश्यकता ज्यादा होती है तो हम वहां पर भेज देते हैं, हमारे को जरूरत सर्दी के अंदर पड़ती है तो हम हिसाब की रख लेते हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता उनकी नहीं होती है। सिर्फ डाटा याद रखना है, भारत का विश्व में स्थान 9वां याद रखोगे और ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान याद रखोगे। वो कौन सा है? पहला। कुल ऊन उत्पादन का 47.98%। ये हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर? जम्मू कश्मीर, लिख लिया? पशु उत्पादन आंकड़ों के अंदर ये चार ही हमारे पास में, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन और ऊन उत्पादन। इसके अलावा पशुओं से बाई प्रोडक्ट चमड़ा भी प्राप्त किया जाता है, वो हमारे को याद रखने की आवश्यकता नहीं। रॉ मटेरियल के अंदर अपन इसी को काम में लेते हैं। ठीक है, देखो इधर हमारे से पूछा जाता है घोड़े के बारे में। भारत के अंदर प्रथम स्थान घोड़ों की संख्या के अंदर कौन सा है? यूपी। और राजस्थान का स्थान कौन सा है? थर्ड। गधों की संख्या की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी सर्वाधिक। कहां पर है? बाढ़। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। घोड़ों की संख्या में भारत में प्रथम स्थान, घोड़ों की संख्या में, घोड़ों की संख्या में भारत में प्रथम स्थान, घोड़ों की संख्या में भारत में प्रथम स्थान यूपी।
नेक्स्ट लिखो घोड़ों की संख्या में राजस्थान का स्थान। तीसरा, थर्ड, घोड़ों की संख्या में राजस्थान का स्थान, लिखोगे थर्ड। नेक्स्ट लिखो भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। लाइन बुरी लगी? फिर भी लिखो, भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक गधे राजस्थान में पाए जाते हैं, और राजस्थान में सर्वाधिक, लिखो राजस्थान में सर्वाधिक। बाड़मेर। गधों के लिए कोई नहीं पूछेगा, घोड़ों के लिए याद रखोगे। दिक्कत यहां तक? पशु उत्पादन आंकड़े हमारे यहां पर होते हैं खत्म। एक्सटेंशन हमारी यहां पर होती है खत्म। अब सुनो काम की बात। एक्सटेंशन के अंदर से कितने क्वेश्चन आने? 8। पहले नंबर का क्वेश्चन आएगा जनरल एक्सटेंशन। जनरल एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंशन लैटिन शब्द सबसे पहले उपयोग किसने किया? पिताजी कौन है? सिद्धांत कौन कौन से हैं? दोहरे प्रणाली है, लगातार एवरेबल प्रवाह है, डिफाइन उसकी, सारी चीजें आ जाती है। एक नाम आएगा, एक क्वेश्चन वहां से। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका एजुकेशन के अंदर से, औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंदर से। इंपॉर्टेंट यही पूछा था कि प्रसार शिक्षा कौन से प्रकार की होती है, संस्थागत शिक्षा कौन सी होती है, दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार, ये अपन ने लिखा है, आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपको सिर्फ याद रखनी है औपचारिक, गैर औपचारिक के अंदर प्रसार शिक्षा, और अनौपचारिक के अंदर जो भी हम डेली जीवन के अंदर सीख रहे हैं वो वाली शिक्षा, याद रखना है हमारे को। तीसरा क्वेश्चन पूछा आता है एवी एड्स के अंदर से। ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर अपन ने 3 कैटेगरीज डिवाइड करी थी, ऑडियो एड्स, विजुअल एड और ऑडियो विजुअल एड्स। विजुअल के अंदर और ऑडियो विजुअल के अंदर दो सब कैटेगरीज डिवाइड करी थी, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड आपसे कोई भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपन ने लिखा है तो जैसे अपन ने लिखा है वैसा वैसा याद रखना है हमारे को, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड अलग याद रखने हैं और नॉन प्रोजेक्टेड अलग याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल याद रखोगे, और इधर की तरफ बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जहां पर अपन टीवी, एलसीडी, एलईडी ये लिखे थे ना, वो कोई नहीं पूछेगा हमारे से जल्दी से, बाकी सारे के सारे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा आता है प्रसार शिक्षा के चरण, प्रसार शिक्षण के चरण, इसके अलावा कार्यक्रम योजना के चरण, सबके अलग अलग चरण लिखे हैं अपन ने। प्रसार शिक्षण के अंदर 6 चरण लिखे थे, एडकास्ट, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर प्रसार शिक्षा प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर 5 चरण लिखे अपन, स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया के अंदर 8 चरण लिखे। सबसे पहले तथ्यों का संग्रहण, दूसरा स्थिति का विश्लेषण, समस्याओं की पहचान, उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य योजना बनाना, कार्य योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन और पुनर्विचार। एक क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा। 5वें नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पशु मेला, जो पूछा जाता है सब अपन ने लिखा है। आपसे मेले की तिथि पूछी जाएगी, आपसे मेले का स्थान पूछा जाएगा, नस्ल आपसे जल्दी से कोई भी पूछता नहीं है हमारे से। नस्लों के अंदर गौर किया होगा आपने, गाय की नस्लें लिखी है अपन ने, भैंस की नस्लें नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर भैंस की कोई भी ऐसी नस्ल नहीं है जो राजस्थान की हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, चाहे मुर्रा की बात करें, चाहे सूरती की बात करें, दोनों ही अपने राजस्थान की नहीं है। मुर्रा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। सूरती की अगर बात करते हैं तो गुजरात एरिया। अपने यहाँ की नस्ल है नहीं, इसलिए अपन लिखा भी नहीं। मेन फोकस हमारे पास में जो इंडिजिनस ब्रीड्स थी उन्हीं के बारे में है, क्योंकि गायें ही सर्वाधिक खरीदने बेचने के लिए ली जाती थी। घोड़ों के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला सर्वाधिक आता है वहां पर, इसलिए याद रखोगे मालानी नस्ल के घोड़े। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका योजनाओं के अंदर से, डिपार्टमेंटल स्कीम, स्कीम के अलावा संस्थान भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी विभाग की योजनाएं चल रही है, कौन कौन से संस्थान कहां पर है। स्पेशल फोकस आप करोगे जो हमारे सेंट्रल लेवल के संस्थान है, जैसे कि राजस्थान के संस्थानों को छोड़ दो। फॉर एग्जांपल एनआरसीपी पिक के लिए, एनआरसीसी ऊंट के लिए, एनआरसी घोड़े के लिए, सीएआरजी, सीआईआरजी बकरी के लिए,
CARI मुर्गी के लिए, है ना, CIRB भैंस के लिए। ऐसे जो सेंट्रल लेवल के संस्थान है वो तो हमारे को याद रखने ही रखने। शॉर्ट नेम भी याद रखोगे और उनका पूरा नाम भी याद रखोगे, और पूरा नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है। सेंट्रल लेवल के संस्थानों के अंदर ही NDDB लिखा है, NDRI लिखा है, IVRI लिखी है, ये भी हमारे को याद रखना है। योजनाओं के अंदर से भी एक क्वेश्चन, राजस्थान की बात करें रिसेंट योजनाओं की तो NADCP, NAIP, PPRCP और उसके अलावा उष्ट संरक्षण वाली उष्ट विकास योजना है हमारे पास में। ये सारी की सारी कब तो शुरुआत हुई इनकी और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी सबसे ज्यादा बजट जो हम खर्च करते हैं वो खर्च करते हैं पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के ऊपर। पशु बीमा की योजना अगर शुरुआत हो जाएगी अगर, है ना, पॉसिबिलिटी है कि 2-4 महीने के अंदर शुरुआत हो जाए, तो जब शुरुआत हो जाएगी उस टाइम पे हम पशु बीमा के बारे में भी लिख लेंगे। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है आपका पशु गणना के अंदर। कहां से? पशु गणना। पशु गणना के अंदर 2 सारणियां बनाई है अपन ने, है ना। पहली सारणी के अंदर तो भारत और राजस्थान की तुलना करी है, और सेकंड सारणी के अंदर अपन ने 12वीं और 2012 की और 2019 की पशु गणना की तुलना करी है। रैंक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रैंक पे कौन है ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की रैंक कौन सी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज देख लेना कि भारत से कितना प्रतिशत पाया जाता है। कमी वृद्धि के अंदर टोटल जो है, देखा आपने 12वीं पशुगणना और इसकी पशुगणना की तुलना करते हैं तो 1.66% की कमी आई है। तो वो टोटल के अंदर याद रखोगे तो ठीक है, इंडिविजुअल स्पीसीज वाला याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद आता तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन, ये कहीं से भी आ सकता है, या तो कॉन्टेक्ट मेथड हो सकता है या फिर पशु उत्पादन आंकड़े हो सकते हैं। ज्यादातर यही होता है। कॉन्टेक्ट मेथड्स के अंदर से अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे, है ना। फिर से कह रहा हूं, ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर डिटेल्स हमने पढ़ी है, हर एक के बारे में डिटेल लिखी है अपन ने, लेकिन डिटेल नहीं पूछ के वो वहां पर सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछता है। और कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर भी डिटेल लिखी है अपन ने, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह लिखा है अपन ने, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। जहां जहां पे था वो वहां पे लिखा है अपन ने। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कौन सा तो इंडिविजुअल है, कौन सा ग्रुप है और कौन सा मास कॉन्ट्रैक्ट में। 8 क्वेश्चन है, जितना हमने लिखा है और जो जो हमने लिखा है मेरे ऊपर विश्वास रखना, गलत कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर है? कल से नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, कल बात करेंगे।